तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के लिए चैलेंजेस कम नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी ऑपोजिशन का मसला होता है, अभी कुछ अर्सा पहले धरने का चैलेंज था, बैरूनी सतह पर भी चैलेंजेस हैं, लेकिन असल चैलेंज इस वक्त जो दरपेश है तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब को, वो अपने इत्तेहादियों से है। काफ लीग हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, MQM हो, अब मेंगल साहब हैं, उनको मनाने के लिए भी कभी जरीन साहब, परवेज खटक साहब इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। तो अब तो मसला ये बन गया है कि अपनी पार्टी के लोग ही नाराज हो गए हैं। पहले हमने प्रोग्राम में आपको बताया था तकरीबन 20 लोग थे जो कि सेंट्रल पंजाब से थे, और बाबर डोगर साहब की खबर ये थी कि सब वज़ीर उस्मान बुज़दार के कहने पर हो रहा है। लेकिन अब जो तकरीबन दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, ये जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, और इनका कहना यह है कि हम हैं तहरीक इंसाफ में और हमें तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, लिहाजा हम अब मज़ीद जो भी कमेटियां बनी हुई हैं इस वक्त में उनका हिस्सा नहीं रहेंगे जब तक हमें तरक्याती फंड्स नहीं मिलते, तरक्याती स्कीमों का इजरा नहीं किया जा रहा, और हम वोटर्स को क्या मुंह दिखाएं। इसी हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये मसला क्या है? अच्छा, काफ लीग की मुलाकात में तो जनाब IG साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया था, और उस्मान बुज़दार साहब ने वहां पर दोनों को कह दिया कि जनाब आप वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं। काफ लीग से वर्किंग रिलेशनशिप किस किस्म का बनेगा? वो काफ लीग कौन सा वर्किंग रिलेशनशिप चाहती है? और ये जो अब 12 से ज्यादा लोग अब नाराज हो गए हैं, 20 पहले थे, तो ये हुकूमत चलेगी कैसे? उसामा साहब, एक चीज़ ज़रा आप गौर करें, 3-4 दिनों या 5 दिनों के अंदर आप थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं आपको अगर बताऊं, MQM एक इत्तेहादी जमात है। एक वज़ीर जो है उसने अलहदा हुआ कैबिनेट से, आज उसने अपना इस्तीफ़ा भी भेज दिया है, जो कि ये कहा जा रहा था कि हुकूमत के रिक्वेस्ट पे वो इस्तीफ़ा नहीं भेज रहे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो कैबिनेट के इजलास में भी नहीं आए, इस्तीफ़ा भी उन्होंने भेज दिया और उन्होंने फौरी मंजूर करने का भी इस्तदा की है। फिर उसके बाद आपने देखा कि GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो कराची की है, उन्होंने भी अपने तहफ़्ज़ात का हुकूमत से इज़हार कर दिया है। फिर उसके बाद काफ लीग की एक बैठक हुई जिसमें जहांगीर तरीन जो हुकूमती कमेटी के अरकान थे, परवेज़ खटक थे, और साथ उनके अरबाब शहजाद थे, और मोनसलाई थे। उसमें परवेज़ लाई और चौधरी शुजात शामिल नहीं हुए, और तारक बशीर चीमा थे, और बाकी काफ लीग के कुछ लोग थे, उनके तहफ़्ज़ात। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो अब्दुल कदूस बजिंजो, उनके हकूमती कमेटी से तहफ़्ज़ात, BNP मैंगल के हवाले से बात आ रही है। तो एकदम से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि सब कुछ ऐसे ही एकदम से सारी चीज़ें आ रही हैं? और आए रोज़ हुकूमत के ऊपर जो उसके कोलिशनर जो पार्टनर है, अपोजिशन तो चले नून लीग या पीपल्स पार्टी तो बाद की बात है, उनके अपने जो इत्तेहादी हैं हर रोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है, उनकी नाराज़गियों में, उनके तहफ़्ज़ात में, और उनके मुतालबात की लिस्ट एक तवील होती जा रही है। आप देखें, कल जब मुलाकात हुई तो उसमें ये लग रहा था शायद कि हुकूमती जिस तरह बात आई या काफ लीग की जानब से कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाएंगे। अब बहुत लंबी एक फहरिस्त दे दी गई है। एक तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने कन्फर्म किया कि काफ लीग और पंजाब हुकूमत के दौरान एक मुआहदा है, और उसमें बाकायदा एक पूरी उसमें एक चीज़ें हैं। अब उन्होंने कहा एक तो कि हमें जो तहफ़्ज़ात है, जो तकर्रियाँ हुई हैं मुख्तलिफ ओहदों पे वफाक में और सूबे में, ज़ाहिर बात है वो वफाक में भी कोलिशन पार्टनर है और सूबे के अंदर भी, तो उन्होंने कहा उसमें हमें फार्मूला जो है, शेयर जो है वो प्रॉपर जो नहीं दिया जा रहा, नंबर 1। फिर हमारे जो हल्के हैं जहाँ से MNA MP हमारे इलेक्ट हुए हैं या जो भी सेनेटर उनके हैं, उनको जो तरक्याती फंड्स का वादा किया गया था वो तरक्याती स्कीमों के वो नहीं मिल रहे, और जो उनके जायज़ काम हैं, जायज़ ज़ाहिर बात है, हर पार्टी कहती है, वो उनको नहीं हो रहे। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस है, वो उनके जो आपने बात दी कि चीफ सेक्रेटरी और IG आपने कहा था कि उसमें शामिल थे जब काफ लीग कि उनको कहा कि आप इनके काम किए जाए। मामला ये है कि अब मामला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है, आज उनकी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म से एक मुलाकात हुई है।
उससे पहले वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई है। एक आज मीडिया स्ट्रेटजिक कमेटी और तर्जुमानों की मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुलाकात वज़ीर आज़म के साथ अचानक से हुई। उससे पहले कल 5 मीडिया हाउसेज के जो मालकान हैं, उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है। वो पब्लिक तो नहीं हुई, बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं। DGISPR की जो तब्दीली है, इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। एक तो ये है कि उनकी चूंकि प्रमोशन जब होती है, फौज में एक रूल है, तो बहुत ज़बरदस्त उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहिए। कौम को जिस तरह सर फख्र से उन्होंने बुलंद किया कि हर माज पे भारत का मामला हो, कोई भी मामला हो, यानी जो सफारती या जो दफाई लिहाज से, अस्करी लिहाज से जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस का, पाकिस्तान की रियासत का जो सर फख्र से बुलंद किया, उसको जितनी भी तहसीन की जाए मेरा ख्याल काम है। तो उनको GOC 40 डिवीज़न जो उकाड़ा लगाया गया, क्योंकि आगे जब उनकी प्रमोशन होगी उसके लिए फील्ड पोस्टिंग ज़रूरी है। और उनकी जगह पे इंतहाई जो मेजर जनरल इफ्तिखार, जो बाबर इफ्तिखार साहब है, वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के, अब वो लिबरल के लिए ये भी मसला है कि वो उनसे भी ज़्यादा बेहतर आ गया। और साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो DG है वो भी तब्दील हो गया है। मेजर जनरल अजहर वकास साहब जो है वो उस पर उनकी तैनाती हो गई है जी। तो डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, अस्करी हवाले से जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन ये जो हुकूमती मामलात के अंदर वो तो एक प्रोफेशनल उनके मामलात हैं, क्योंकि जो DG MI थे उन्होंने भी फील्ड पोस्टिंग के बाद प्रमोशन की तरफ जाना होता है। तो ये एक नॉर्मल जो एक उनकी कर रही हैं और तबादले होते हैं। अच्छा, अब मामला आ गया जो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन हुकूमत खा रही है। अब आ गया हुकूमत के हवाले से जो बाबर डोगर साहब, आप ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब, करन साहब मैं आता हूं, शहबाज शरीफ साहब जब थे तो कोई चूं चरा भी नहीं कर सकता था, कोई तरह आह भी नहीं निकाल सकता था, सी भी नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ के आगे। ये उस्मान साहब के आगे हर कोई आकर बोलने लग जाता है, ये क्या है? वजन नहीं है इनका, ये वजह है। फिर शेख रशीद साहब खुद कह चुके हैं कि फरवरी और मार्च में सियासत ऊपर नीचे हो, तो ये वो वाली पेशगोई है कि अब सब कुछ ऊपर नीचे होने लगा है। उसामा, सबसे पहले शहबाज शरीफ के साथ आप कंपैरिजन करें वसीम अकरम प्लस का। वसीम अकरम प्लस साहब जो है, इनको इमरान खान साहब खुद लेके आए हैं। एक ऐसा बंदा जो पहली दफ़ा MPA हुआ और जिसका ताल्लुक DG खान के एक बैकवर्ड एरिया से था, उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। अब उसके बाद 1.5 साल उनको दिया गया। 1.5 साल में जो पंजाब का हशर हुआ है वो आपके सामने है। पंजाब वो सूबा था जो डेवलपमेंट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से हमेशा नंबर 1 रहा, चाहे वो प्रिलाई का दौर हो, चाहे शहबाज शरीफ का दौर हो। अब आप देखें कि पंजाब के जो हालात हैं वो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, लाहौर का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। सारे रिसोर्सेज, अव्वल तो पैसा है कोई नहीं, जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है डेवलपमेंट का वो सारा DG खां में लगाया जा रहा है, या वो फिर मियाँ वाली में लगाया जा रहा है। बड़े शहरों को इग्नोर किया जा रहा है, गवर्नेंस में उनका कंट्रोल कोई नहीं है। अब एक तजर्बा किया गया, नई गवर्नेंस लेके आए, नई एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, चीफ सेक्रेटरी को नए को लाया गया, IG नया लेके आए गए, जो कि ताकतवर हैं, तगड़े ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने कोशिश की कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे दी जाए, बेहतर गवर्नेंस दी जाए। अब पॉलिटिकल फोर्सेस जो पंजाब में तबादले हुए, उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस को इत्मीनान में नहीं लिया गया। वो जो सारे तबादले हैं वो उन पे पिछले जो 1.5 साल वसीम अकरम प्लस की गवर्नमेंट रही पंजाब में, तो हर अफसर की एक फाइल बनी, 3-3 4-4 एजेंसियों से उसको वेरीफाई करवाया गया। उसके बाद उस बुनियाद पर, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनके तबादले किए गए हैं। इवन के AC ये जो है, इनको भी जो है इनको तबादले किए गए हैं, तो उनकी भी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की गई है। अब वसीम अकरम प्लस या फिर जो उनके नीचे MPs हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनको ये किसी सूरत नहीं कबूल के उनके इलाकों में उनकी मर्जी के बगैर बंदा लगाया जाए। तो ये अगर आप सारी चीज़ें देखें, हाँ, अब 4 खास तौर पे पंजाब में 4 ऑफिसर, 3 ग्रेड 20 के और 1 ग्रेड 22 का ऑफिसर जो है, वो जो उनको उस्मान बुज़दार की मर्जी के बगैर उनको फेडरल गवर्नमेंट में भेजा गया था, उस असम्बली पे अभी तक उन्होंने साइन नहीं किए, अभी तक साइन नहीं किए।
इससे आप अंदाजा लगा लें कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो नई एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है। दूसरी तरफ जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी सारी फाइलें उस्मान बुज़दार साहब रोक कर बैठे हुए, किसी फाइल पर साइन ही नहीं करते। तो ये जो पंजाब में बहरान की कैफियत दिखाई जा रही है, असल में ऐसा है नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है। बाबर साहब, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ये मिले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी इत्तलात ये है कि फवाद चौधरी मिले हैं इमरान खान साहब से और उन्होंने कहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे उस्मान बुज़दार साहब और जनाब फंड्स नहीं दिए जा रहे, आगे जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में खर्च नहीं किए जा रहे। वो तो शिकायत लगा रहे हैं अपने ही वज़ीर आला की। तो क्या वजह है? फवाद चौधरी साहब वज़ीर आला बनना चाहते हैं, उनको खुद नहीं पसंद आ रहे, या जेहलम में भी लोग परेशान हैं बुज़दार साहब से? देखिए, फवाद चौधरी साहब तो खैर उनको छोड़े, मैं आपको एक बात बता दूं कि डेवलपमेंट के यूटिलाइजेशन, जो डेवलपमेंट की यूटिलाइजेशन है, टोटल जो फंड है वो तकरीबन 200 अरब के करीब था, उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 20% भी नहीं है। और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनका फोकस ही नहीं है, उनका फोकस सिर्फ डीजी खान है, इससे आगे उनका कोई फोकस ही नहीं है। तो जब उनका फोकस ही नहीं है, जब उनके पास कोई विजन ही नहीं है, जब कैबिनेट के पास कोई विजन ही नहीं है, कैबिनेट को पता ही नहीं हमने करना क्या है, हमारे आगे टारगेट्स क्या हैं, तो फिर काम कैसे होगा? ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है, जो का इनके पास अपने पास विजन नहीं है, इनको आप ही नहीं पता काम क्या करना है, तो ब्यूरोक्रेसी ने तो इनके विजन की ट्रांसलेशन करनी है। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसको जो दोबारा जाने खरल साहब के पास, मुझे बताएं, आपको फरवरी मार्च में वाकई सियासत ऊपर नीचे होती नजर आ रही है? खतरा है इस हुकूमत को, आपको लग रहा है? शेख रशीद साहब कह रहे हैं फरवरी मार्च में उसामा साहब हुकूमत जाती नज़र आ रही या नहीं आ रही, उसकी सारी जो भी है ना दारोमदार वो है हुकूमत के ऊपर, अपने ऊपर। हुकूमत ने अगर जाना है तो वो उस पर पीपल्स पार्टी या नून लीग की वजह से नहीं जाना, या वो उसको नहीं भिजवा सकती। वो इस पोजीशन में दोनों पार्टीज नहीं है। हाँ, हुकूमत अगर जाएगी तो अपनी नाहलियों से, बोंगियों से, जो नलायकियों से वो जाएगी। अच्छा, अब उसामा साहब जिस तरह मैं बात कर रहा था, एक तो सियासत के अंदर जो सिविलियन जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, जिस एक क्राइसिस एक क्रिएट किया हुआ है उनकी अपनी हुकूमत की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, उनकी अपनी टीम की वजह से। अब मुझे ये बताएं कि उनका एक वजीर है फैसल वावडा साहब, जो उन्होंने हरकत की है, और उस हरकत के नतीजे में एक और बड़ा जो एक गलत काम हुआ है कि यानी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक एंकर जो है उसको आपने 60 दिन के लिए बैन कर दिया, उसका प्रोग्राम बैन कर दिया। भाई, जो बंदा एक क्या एंकर जो है, हमारे जो गेस्ट है उनकी तलाशियां लेंगे, क्या उनके दिल में क्या है, या किसी वक्त भी वो एक्ट कर दें, तो वो नीतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। ये अभी को उसामा साहब हमारे प्रोग्राम में कोई बैठा हो बंदा एकदम से कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे तो उसके ऊपर एंकर क्या कर सकता है? और काशिफ अब्बासी साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ, वो मिनिस्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? वो ले लिया जी। अब एंकर का प्रोग्राम 2 माह के लिए, एंकर का प्रोग्राम 2 माह के लिए बंद कर दिया गया। मिनिस्टर के खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। उस एंकर को 2 माह के लिए 60 दिन के लिए बैन, प्रोग्राम बैन। और जो मिनिस्टर है, अवामी भरपूर दबाव के बावजूद इमरान खान से 2 हफ्तों के लिए टॉक शो पे जाने पे उनके ऊपर पाबंदी, कौम के ऊपर बड़ा एहसान अजीम किया है कि 2 हफ्तों के लिए आप वजाहत उनकी जो तलब की है। मुझे ये बताएं कि ये जो ऐसे लोग हैं, क्या वजीर बनने के काबिल है ये? क्या 2 हफ्ते के बाद भी ऐसे लोगों को जो चैनल बिठाता है या जो टॉक शो में बिठाता है, उनका भी मेरा ख्याल है फिर उनको भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को अपने शोज में बिठाना चाहिए? क्या इनसे भाषण लेने चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।